गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ कुल 4 लेयर्स होती हैं। बाहर से अंदर आएंगे तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, टापेटम। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक देखा फेटा, प्राइमरी पैराइटल सेल। अब आगे देखते हैं। सी व्हाट हैपेंस द स्पोरोजिनस सेल्स, द मास ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू contains several pollen mother cell. Actually they gets modified into pollen mother cell or microspore mother cell, and this microspore mother cell by the process of reduction division makes pollen tetrad. So the development of pollen tetrad from pollen mother cell is called as microsporogenesis. So let me start. Okay, so what is microsporogenesis? Development of microspore tetrad from pollen mother cell by the process of reduction division or meiosis. Basically there are two different kind of development. दो तरह का डेवलपमेंट होता है। कौन कौन वो देख लेते हैं। Microsporogenesis is of two types. First, simultaneous type of development, another successive type. And this one is a primitive type found in dicots, and this one is advanced type of development which occurs in grasses, that is monocots. So basically in angiosperm, microsporogenesis of two types, simultaneous type of development, and in simultaneous type of development, cytokinesis takes place after both the karyokinesis forming tetrahedral microspore tetrad. But the successive type of development, which is advanced type of development, cytokinesis always takes place after karyokinesis. Hence it resulted in the development of isobilateral microspore tetrad. तो पहले सक्सेसिव साइमल्टेनियस टाइप देखते हैं। साइमल्टेनियस टाइप, this is pollen mother cell. Karyokinesis first, इसके बाद K for karyokinesis second, 4 न्यूक्लियाई एक पीछे, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कहाँ होगा? बाहर से अंदर। और जब बाहर से अंदर हो तो सेंट्रीपिटल वाल फॉर्मेशन कहा जाता है। मीन्स ये देखिए, जो वाल का फॉर्मेशन होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा, यूं ऐसे। तो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, ये देखिए ये बन गया माइक्रोस्पोर टेट्राड। और चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हैं
और ये हो गया टेट्राहेड्रल टेट्राड। कैसा है ये? टेट्राहेड्रल। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो देखेंगे हम लोग वो ये देखेंगे कि इनके बीच की, ये देखिए ये बीच में पार्टीशन वाल है, और दिस इज द कैलोस पार्टीशन वाल। कैलोस पार्टीशन वाल। और ऐसा डेवलपमेंट कहाँ पाया जाता है? डाइकाट्स में। फर्स्ट टाइम इट वाज स्टडीड इन द प्लांट कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस। कॉमनली कॉल्ड है सेफोस्पर्स। तो साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है? इज वेरी इंटरेस्टिंग। पॉलन मदर सेल अंडरगोज बोथ द कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड। आफ्टर दैट सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, राइट, फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल टेट्राड, and all the four microspores are joined together with the help of कैलोस पार्टीशन वॉल। अब मैच्योरिटी पे क्या होगा? टैपिटम रिलीजेस कैलेज एंजाइम। याद करिए पिछले लेक्चर में बतलाया था कि टैपिटम सिक्रीट्स एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। तो टैपिटम से कैलेज एंजाइम रिलीज होगा और वही कैलेज एंजाइम पार्टीशन वॉल को डिसॉल्व करता है और मैच्योरिटी पे डिहाइड्रेशन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Microspore tetrad at maturity dehydrate, thus separating all the four microspores. ठीक है? Now come to another type of development, successive type. और सक्सेसिव टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहाँ पाया जाता? मोनोकाट में पाया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? दिस इज द पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल डिप्लॉयड हो गया। अब पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ। के फर्स्ट मतलब कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, तो 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। in successive type of development karyokinesis is always followed by cytokinesis। लेकिन अब साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? बाई सेल प्लेट मेथड होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा। ये देखिए अंदर से बाहर की तरफ होगा। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, जब कोई फोर्स अंदर से बाहर लगे तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है यहाँ पे। सेंट्रीफ्यूगल वॉल फॉर्मेशन होगा, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 2 सेल्स हो गई। अब इसके बाद होता है K2 कैरियोकाइनेसिस सेकेंड। कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में क्या होगा? दोनों में 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। फिर साइटोकाइनेसिस C2 हो जाएगा, जिससे कैसा टेट्राड बनेगा? आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल में चारों माइक्रोस्पोर आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे। और अगर हम लोग ये पार्टीशन वॉल की बात कर लें तो ये देखिए ये this is called as आइसोबाइलेटरल टेट्राड। और ऐसी कंडीशन कहाँ पाई जाती है? मोनोकाट में पाई जाती है। लेकिन देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैव बीन रिपोर्टेड सो फार इन एंजियोस्पर्म, ऐसा सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा टेट्राहेड्रल टेट्राड, दूसरा आइसोबाइलेटरल, तीसरा डेक्यूसेट, चौथा टी शेप्ड, पांचवा लीनियर। 5 तरह के होते हैं। तो बाकी और कितने तरह के होते हैं वो देखते हैं। टेट्राड टाइप
पहला हो गया टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में अभी अभी हम लोगों ने देखा था डाइकाट में पाया जाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा आइसोबाइलैटरल, और आइसोबाइलैटरल कहाँ पाया जाता है? मोनोकाट में पाया जाता है। देन कम्स डेकुसेट। और ऐसा जो है फैमिली मैग्नोलिएसी में पाया जाता है। देन फोर्थ वन इज टी शेप्ड, और टी शेप्ड में कैसा होगा? चारों माइक्रोस्पोर फ्रंट व्यू में दिखने चाहिए, यहाँ तीन ही दिख रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा तो ये टी है, लेकिन ये है नहीं, टी ये होगा। और ऐसा पाया जाता है एलिस मेसी एंड ब्यूटामेसी फैमिली। एंड लास्ट वन इज लीनियर, और लीनियर में एक बहुत प्यारा सवाल जो सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लीनियर टेट्राड? You will get only transverse divisions, none other, and all four microspores are observed in front view, और ऐसा मिलेगा हेलोफाइला में। बच्चों अब एक और पौधा होता है, एक्सेप्शनल केस है, जिसमें दैट इज एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। ऑल 5 टाइप्स, पांचों पाया जाता है एक ही पौधे में। इन एरिस्टोलोकिया एलिगेंस you will get all 5 types of microspore tetrad. So there are basically 5 different kind of tetrad in angiosperm: tetrahedral, isobilateral, decussate, T-shaped and linear. याद रखिए, हमेशा हर दूसरे तीसरे साल एक सवाल नीट पे इस पे से आ ही जाता है। Now compound pollen grain, कहाँ पाया जाएगा? ड्रोसेरा, ड्राइमिस एंड एलोडिया। See what happens when all microspores of a microspore tetrad remains held together permanently. Such type of tetrad is called as compound pollen grains, and it occurs in Drosera, Drimys and Elodia. One very special condition occurs in family Asclepiadaceae as well as Orchidaceae. एस्क्लीपेडिएसी फैमिली मदार की फैमिली है, हालांकि मदार की फैमिली नीट के सिलेबस में नहीं है, बट जो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे प्रेजेंस ऑफ पॉलिनियम, नंबर 2 प्रेजेंस ऑफ गाइनोस्टेजियम, नंबर 3 प्रेजेंट ऑफ मिल्की लेटेक्स, देन वैक्सी कोटिंग ओवर लीव्स। सो एस्क्लीपेडिएसी जब पढ़ेंगे मदार वाली फैमिली तो हमें कम से कम 2-3 बातें ये याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलिनियम।
See what happens, all the microspore of an anther lobe held together forming compound structure called as pollinia. See, mostly anthers are dithecous, hence there must be two pollinia, and both pollinium are held together with the help of sticky disc called as corpusculum. Now both the pollinia, they acts as wings, पंखे की तरह behave करेगा, and entire structure blown away, हवा के साथ उड़ जाता है. So that is called as translator apparatus. क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसलेटर apparatus. और ये पूरा का पूरा जाएगा और जब दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा वहाँ पे फीमेल में पाया जाता है गाइनोस्टेजियम. So presence of gynoesterium is a special and unique feature of the family Sclipidaceae. तो पेंटाकार्पेलरी ओवरी होती है, आपको मालूम ही है. तो यहीं पे देखिए ये आके और ऐसे अटैच कर जाएगा और pollen grain will be given to female. So that's why it helps in pollination. So very important is pollinium. Now what happens, next one is male gametophyte. See, pollen grain represent male gametophyte. बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहले आपको बता दें, उसके बाद तब इस पे वापस आते हैं. वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि देखिए ग्रीन एल्गी आर प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक प्लांट. तो अगर हम ग्रीन एल्गी की बात कर लें, बहुत अच्छे से सीखिएगा. ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी में जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है गैमेटोफाइट. और आपको शुरुआत के फर्स्ट लेक्चर में बतलाया था मैंने कि ग्रीन एल्गी में मोस्टली जैसे क्लेमाडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है, इन सब में लाइफ पैटर्न कैसा होता है? मोनोफेजिक एंड हैप्लॉन्टिक. Haploid means if dominant photosynthetic autotrophic phase is haploid or gametophyte should be called as haplontic. तो ग्रीन एल्गी में मोस्ट एडवांस क्या होता है? गैमेटोफाइट. और स्पोरोफाइट प्रिमिटिव होता है, स्पोरोफाइट. एंड दिस स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट. और आपको बताया भी था मैंने कि यहाँ पे क्लेमाडोमोनास वगैरह में मियासिस किस में होगा? जाइगोट में होगा. तो ऐसी मियासिस को इनिशियल और जाइगोटिक मियासिस कहते हैं. बच्चों हम कह सकते हैं जाइगोट इज द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. सो यू विल गेट हाईली रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट इन ग्रीन एल्गी. लेकिन बच्चों जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे ये जो गैमेटोफिटिक फेज है ये प्रिमिटिव होती गई है, सिंप्लीफाई होती गई है और ये एडवांस होता गया है स्पोरोफिटिक फेज. तो जब हम लोग एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे, एंजियोस्पर्म, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट is highly reduced and represented by single celled pollen grain. Single celled pollen grain. So what happens in green algae? Sporophyte is highly reduced, represented by single celled zygote. So you can say zygote is the first and last stage of sporophytic generation. In angiosperm, gametophyte is highly reduced and represented by single celled pollen grain as male gametophyte. Here male and female gametophytes are different.
female gametophyte is called as embryo sac. So what will happen? Now here single cell pollen grain represent male gametophyte, लेकिन जो स्पोरोफिटिक फेज है यहाँ पे स्पोरोफाइट, अब ये डोमिनेंट हो जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज in the form of root, stem and leaves. So entire plant body is differentiated into root, stem, leaves, flower, fruits. So they all are the part of the sporophyte. Now अब एक ऐसी कंडीशन है यहाँ पे देखिए, ये कंडीशन क्या है? दिस इज कॉल्ड एज टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट commonly called as snakes of plant kingdom, phones. यहाँ पे you will get जो लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट और इसके पहले ब्रायोफाइट्स, इन दोनों में जो लाइफ साइकिल आपको सिखाई थी, क्या बतलाई थी मैंने? बाईफेजिक, मतलब जिसके जीवन में दो फेज आए, और दो फेज कैसे बताया था? हैप्लोबायंटिक बताया था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक बताया था. और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में एक हैप्लॉयड एक डिप्लॉयड. ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉयड फेज ज़्यादा रहेगा और टेरिडोफाइट में डिप्लॉयड फेज ज़्यादा रहेगा. लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, एल्गी से हम एंजियोस्पर्म तक आ गए, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है एडवांस होता गया है. रिड्यूस था यहाँ पे, हाईली रिड्यूस, और ये एडवांस होता गया, बड़ा होता गया. सो सच काइंड ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. लेकिन एट द सेम टाइम जो गैमेटोफिटिक फेज है इन ग्रीन एल्गी विच वाज मोस्ट डेवलप्ड, ये स्लोली एंड स्लोली सिंप्लीफाइड होता गया, एंड सच काइंड ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज retrogressive evolution. In the history of biology, you will study retrogressive evolution in insects also, where sometimes larval stages are more advanced than adult. Or with respect to sexual reproduction in fungi, you will get retrogressive evolution, क्योंकि फंजाई जैसे जैसे एडवांस होते गए हैं वैसे वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें सिंपल होता गया. और सबसे एडवांस फंजाई है ड्यूटेरोमाइसिटीज. इन ड्यूटेरोमाइसिटीज बच्चों देयर इज नो सेक्सुअल स्टेज, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो दैट्स व्हाई मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज आर कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टाई. और ऐसे फंगस के नाम के पहले सफिक्स हम ऐड कर देते हैं फॉर्म, फॉर्म फैमिली, फॉर्म जनरा, फॉर्म क्लास, फॉर्म ऑर्डर, राइट, फॉर्म जीनस, फॉर्म फैमिली. And whenever any scientist, any mycologist discovered sexual stage in Deuteromycetes, it is reclassified into either Ascomycotina or Basidiomycotina. So one classical example, you must be aware that Fusarium molliforme, जिससे जिब्रेलिन नाम के मोस्ट कॉमन प्लांट हार्मोन यूज्ड इन एग्रीकल्चर की खोज हुई. यह भी अपने आप में एक सवाल है कि मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्रोथ प्रमोटर इन एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड, तो आंसर है जिब्रेलिन. तो बच्चों एक बात याद रखना, वही फ्यूजेरियम मोलिफॉर्मी में जब सेक्सुअल स्टेज ढूंढा गया तो उसका नाम रखा गया जिब्रेला फ्यूजिकोराई. So Zibrella fujicorae, Fusarium molliforme are the same. One is perfect stage, another is imperfect stage. इस बातों को याद रखेंगे, आपके बड़े काम की बात बता रहा हूँ, आपको नीट में काम आएगा. तो ये हो गया कि कैसे कैसे गैमेटोफिटिक फेज जो है एल्गी से एंजियोस्पर्म तक जाते जाते रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन से सिंप्लीफाइड हो गया, सिंगल सेल पॉलन ग्रेन. उसी तरह स्पोरोफाइट सिंगल सेल जाइगोट से इलाबरेट हो गया, बिग जाइन ट्रीज में कन्वर्ट हो गया. नाउ कम टू, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलन ग्रेन, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं. ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है बच्चों. अब कैलेज एंजाइम बाई कौन रिलीज करेगा? टैपिटम
तो जब टैपेटम रिलीज करेगा तो चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाएंगे, और आगे जब डेवलपमेंट करेंगे, डेवलप, तो हम इन्हीं को क्या बोलेंगे, तब इनको हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर बिगिंस विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम बिफोर डेhiscence, एंड दिस इज कॉल्ड एज इन सीटू डेवलपमेंट, and its development takes place before the female spore, so hence microspore shows precocious nature. Okay, अब हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में देखते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इंटाइन हो गया, और इंटाइन बना होता है बच्चों पेक्टोसेलुलोज का, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्साइन, और एक्साइन हमें आपको मालूम है किस चीज़ का बना होता, स्पोरोपोलेनिन, एंड सिंस स्पोरोपोलेनिन इज बायोकेमिकली मोस्ट रेजिस्टेंट कंपाउंड ऑन अर्थ, हेंस पॉलेन्स आर इजीली फॉसिलाइज्ड। और ये एक जगह जहाँ पे एक्साइन नहीं होता, ये नो एक्साइन, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर, और यही वो जगह है जहां से इंटाइन बाहर निकलती है पॉलन ट्यूब के फॉर्म में, ठीक है। और ये नंबर ऑफ जर्म पोर अगर बात कर लिया जाए तो डाइकाट में कितना होता, 3, और मोनोकाट में यूजुअली कितना होता है, 1। तो अगर पॉलन ग्रेन में 3 जर्म पोर होगा तो ट्राइकॉल्पेट कहा जाएगा, और यहाँ मोनोकॉल्पेट कहा जाएगा, ठीक है। और स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज पैलिनोलॉजी। बताया तो मैंने, फादर ऑफ पैलिनोलॉजी हम किसको बोलते हैं, ऑड्ट मैन को, और इंडिया में किसको बोलते हैं, के नायर को बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर पॉलन की वाल पूरा डिटेल स्टडी कर लिया जाए पहले, पॉलन वाल, तो 2 वाल हो गया, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, एक्ट एक्साइन और एंड एक्साइन, या इसको कहा जाता है सेक्साइन, और इसको बोलते हैं नेक्साइन। सेक्साइन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, टेक्टम, बैक्यूलम एंड फुट लेयर। एक बार आईएएस में सवाल पूछा गया, विच वन इज डिसकंटिन्यूअस, तो बैक्यूलम इज डिसकंटिन्यूअस। तो अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर अब देख के आपसे सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी कवरिंग या वॉल लेयर्स आर देयर इन पॉलन ग्रेन, तो कितना हो जाएगा, सबसे बाहर टेक्टम, बैक्यूलम, फुट लेयर, देन एंड एक्साइन और इंटाइन, सो 5 लेयर्स हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, काम आएगा।
Then pollen grain shows variation with respect to shape, size, architecture as well as its viability, कि पॉलन ग्रेन डेहिसेंस के बाद कितने समय तक जेनेटिकली फिट रहेंगे, सरवाइव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब पॉलन ग्रेन के बारे में अगर हम लोग एक एक चीज़ें देख लिया जाए तो वेरिएशन इन आर्किटेक्चर, शेप, साइज, वायबिलिटी। अगर हम लोग साइज की बात कर लें तो 25 माइक्रोमीटर से लेके 50 माइक्रोमीटर, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करेंगे तो 10 माइक्रोमीटर होता है, एज इन मायोसोटिस। और लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन की बात कर लें तो इट्स 250 माइक्रोमीटर। मिराबिलिस जलेपा 4 o'clock प्लांट। और यही मिराबिलिस जलापा है जिसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड। सो एवरेज साइज ऑफ पॉलन ग्रेन इज कितना है बच्चों? 25 to 50 माइक्रोमीटर। बट स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन अकर्स इन मायोसोटिस एंड लार्जेस्ट इन मिराबिलिस जलापा। तो साइज के बाद नेक्स्ट वन पॉलन वायबिलिटी। तो वायबिलिटी पीरियड जो है कम से कम जैसे 30 मिनट्स भी होगा, एज इन पैडी एंड व्हीट, और इट कैन बी मंथ्स एज इन रोजेसी, कुकुरबिटेसी, सोलनेसी। एक कॉमन चीज याद रखना स्टूडेंट्स कि एज फार एज वायबिलिटी पीरियड इज कंसर्न, इट इज मोर इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, इन जनरल रूल है ये, एंड लेसर इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स। ठीक, सो इट कैन बी हाफ एन आवर इन पैडी व्हीट, इट कैन बी मंथ्स एज इन रोजेसी, कुकुरबिटेसी, सोलनेसी। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसा वेरिएशन होगा किन चीज़ों में वो देखा, साइज देख लिया, वायबिलिटी देख लिया, एंड अब ये देखेंगे हाउ टू टेस्ट वायबिलिटी। तो अब आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस कॉलम को। वायबिलिटी कैसे टेस्ट करते हैं? तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड। फिल्टर पेपर लेते हैं और इसमें एक बूंद क्या रख देते हैं, दिस इज शुगर सॉल्यूशन, प्लस इसमें बोरिक एसिड मिलाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है 11th क्लास में पढ़ाया आपने मिनरल न्यूट्रिशन में कि बोरान इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर growth and development of pollen tube, so that's why boron is added। and फिर इसी ड्रॉप में फिर few pollen grains gets dusted। तो अगर आफ्टर सम टाइम्स यहाँ से पॉलन ट्यूब निकलती हुई दिखाई दे, ऐसे दिखाई दे, इसका मतलब पॉलेंस आर वायबल। अगर नहीं दिखाई दे इसका मतलब वो ठीक नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर एलर्जी। तो पॉलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी को हम लोग बोलते हैं हे फीवर। और किसकी वजह से होता है? ड्यू टू पार्थीनियम
या एम्ब्रोसिया वगैरह के पॉलन ग्रेन अगर आप इनहेल करेंगे तो जो एलर्जिक रिस्पांस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हे फीवर कहते हैं। और यूज़फुल अगर यूजेस में देखा जाए तो नंबर 1 आजकल मार्केट में पॉलन टैबलेट्स हैं या पॉलन सिरप, थर्ड हनी, और इएट्रा पैलिनोलॉजी means role of pollen grain. Iatra palynology means role of pollen grain in criminal science, in forensic sciences, in criminal investigation. Or melitopalinology, role of study of pollen grain in honey is called as melitopalinology। और अगर सर्जेनिया के पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहें तो शहद टॉक्सिक हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखेंगे हम लोग। तो बड़ा पॉलन टैबलेट्स है, सिरप है, हनी है, ये सारे के सारे इसके पॉलन ग्रेन के फ़ायदे हैं। और बेसिकली एक्चुअली जो भी पॉलिनेटर्स होते हैं, मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, हनी बीज, so they used to collect nectar, and plant actually stores nectar as a return gift or reward for pollination। हमने आपने मालूम है कोई बर्थडे में अगर आपके आएगा और अगर आप रिटर्न गिफ्ट पार्टी शार्टी नहीं देंगे तो दोबारा गिफ्ट लेके नहीं आएगा। सेम चीज़ें यहाँ भी होता है, आगे डिटेल अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, अब यहाँ भी पॉलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन। तो जो पॉलन प्रिजर्वेशन की बात हम करते हैं तो पॉलन प्रिजर्वेशन हम किस चीज़ में करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, आजकल हम लोग पॉलन बैंक बनाते हैं, जैसे सीड बैंक बनाते हैं, एंड there are several NGOs which are actually involved in the banking as well as storage of traditional cereals। जैसे उत्तराखंड में जाएंगे तो एक NGO है नवधान्य, that is led by दीदी वंदना शिवा, and she is doing great job, है ना। she has the seed bank of more than 1000 varieties of different traditional cereals। कोदो है, काकुन है, बहुत सी चीज़ें ऐसी, सामा चावल आज की जनरेशन को मालूम भी नहीं, ओनली गूगल पे देखते हैं। हम लोगों के बचपन में खेती होती थी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप इज माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्पोर से, जो कि हैप्लॉइड होता है, मेल गैमेटोफाइट का बनना, और ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। तो डिवीज़न कौन सा होगा, माइटोसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, माइटोसिस फर्स्ट होगा। तो एक स्मॉलर सेल होगी और एक लार्जर, और स्मॉलर को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और लार्जर को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और यही आगे चल के क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। इन 60% एंजियोस्पर्म, बहुत बढ़िया सवाल है नीट का, डेhiscence टेक्स प्लेस
एट टू सेल्ड स्टेज। और टू सेल्ड में कौन कौन सी होगी? जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। भैया जब माइटोसिस पढ़ते हो बेटा तो वहाँ पढ़ते हैं कि माइटोसिस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल साइज डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल। बट हियर अगर आपसे नीट में सवाल पूछा जाए, गिव एन एग्जाम्पल वेयर mitosis resulted in formation of two unequal sized daughter cells, so none other than this one, pollen grain। बेटा यहाँ पे जब माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस हुआ, अभी एक और होगा, तो फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद दो डॉटर सेल्स बनी। बड़ी वाली को हम वेजिटेटिव बोलते हैं, दैट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म, और छोटी वाली सेल को जनरेटिव सेल, एंड दिस जनरेटिव सेल एक्चुअली फ्लोट्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब नीट में सवाल पूछा गया, अगर लेजर बीम की सहायता से अगर जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो क्या पॉलन ट्यूब बनेगा? यस, पॉलन ट्यूब तो बनेगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गैमीट्स नहीं बनेंगे। और दूसरा सवाल पूछा जाता कि अगर वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को लेजर बीम के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दे तब तो बेटा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमें आपको याद रखना है। अब इसके बाद क्या होगा? सेकेंड माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। तो क्या होगा? Okay, so what happens beta in 60% of the angiosperm dehiscence takes place at two celled stage. In remaining 40% of the angiosperm generative cell undergoes second mitotic division. और जब एक और माइटोटिक डिवीजन होगा so that resulted in formation of two male gametes. जैसे ही ये पॉलन ग्रेन पहुंचेगा स्टिग्मा पे so it absorbs sugary material along with water, तो टर्गर प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से intine which is made up of pectocellulose comes out forming pollen tube और टर्मिनल रीजन में ही रहेगा ट्यूब न्यूक्लियस। now the entire protoplasm of vegetative cell gets contained in terminal region और उसी को हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। और पॉलन ट्यूब की जो वाल है पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए, हार्मोन चाहिए और बोरान चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो दोनों मेल गैमीट हैं, यही दोनों मेल गैमीट्स आगे जाएंगे। एक मेल गैमीट एग से फ्यूजन करेगा तो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा और दूसरा मेल गैमीट किससे करेगा फ्यूजन? पोलर न्यूक्लियाई से, सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो दो दो शादी होगी, दो दो, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू।